नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज भारतीय बाजारों को झटका लगा है। 1500 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ कर्टसी एचडीएफसी बैंक, जिसके नतीजों के बाद स्टॉक औंधे मुंह गिरा है। और अब भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 6.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी भी प्रेशर में आता हुआ करीब 300 पॉइंट ये नीचे है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हो चला है। गिरने वाले शेयरों की संख्या डबल है बढ़ने वालों के सामने। तो ये है अब तक की तस्वीर। बैंकों का हमने जिक्र कर लिया। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने आएंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक नीचे खींच तो रहा है, लेकिन साथ ही कोटक भी है जो दरअसल प्रेशर डालता हुआ बाकी सभी बैंकों की तस्वीर इस समय बिगड़ती हुई दिखाई दी है, चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो या फिर कोटक हो। सामने है एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक। इनफैक्ट आज आईटी कंपनियों का थोड़ा सा साथ मिला लकीली, वरना स्थिति और भी बिगड़ी हुई होती। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, किन ट्रेड्स पर उनकी नजरें हैं, उसका जायजा ले लेते हैं। पहले लेकर आएंगे आपके सामने इनके अब तक के रिटर्न्स। और हाल ये है कि आशीष 7% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं, स्नेहा के 4.5% के रिटर्न्स है, ब्रिजेश के करीब 0.8% के रिटर्न्स इस समय बनते हुए। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। पहले अप्रोच क्या होगी और क्या पोजीशनिंग बदलेगी, बताइए स्नेहा। गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या है मार्केट में आज? हर्षदा, अगर आप ओपनिंग देखें तो काफी ज्यादा करेक्शन दिखा है। इनफैक्ट जो सपोर्ट था 21,800 900 की जो हम बात कर रहे थे वो भी ब्रीच हो गया है। तो अभी के लिए सेकेंड हाफ इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से कोई रिकवरी आती है और ये सपोर्ट्स के ऊपर हम क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अदरवाइज मेरा मानना है कि फिर यहाँ से अगर क्लोजिंग इसी तरह आएगी तो और करेक्शन भी आ सकता है। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस ही रहे, बहुत अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करें। किसी के लॉन्ग से अगर इधर भी पुल बैक आता है तो अपने लॉन्ग से एग्जिट करें। दैट्स व्हाट ये हफ्ते के लिए मैं पहले से ही आपको सजेस्ट करती जा रही हूँ। तो अभी के लिए सेकेंड हाफ इम्पोर्टेंट रहेगा। ओवरऑल बायसनेस फिर भी जिस तरह से देखे जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है। ओके, तो बायस नेगेटिव है। इनफैक्ट आपका एक शॉर्ट वाला ट्रेड भी आई एम श्योर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। आशीष, अप्रोच क्या होगी कि आप मंदी के सौदों पर फोकस करें या फिर अब भी स्टॉक स्पेसिफिकली तेजी का ही मोड माहौल आप बनाए रखेंगे? देखिए, बाजार में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है और फिलहाल यहाँ पर गैप फिल करने की कोई भी फिलहाल रिकवरी नहीं देखी गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर निफ्टी वापस से 21,840 का जो आंकड़ा है वो पार करता है ऊपर में, तो बाइंग फिर से इमर्ज हो सकती है, गैप फिलिंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। और नीचे में जो ये स्पाइक लो बना है ओपनिंग आवर में, ओपनिंग टिक पे 21,640, तो वो एक रेंज है, लोअर सपोर्ट है। तो मार्केट का फिलहाल के लिए जो रेंज है वो 21,850 है और नीचे में 21,640 है। फिलहाल इसमें ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे चुनिंदा स्टॉक में अभी भी बाइंग है। अगर आप थोड़े स्टॉक्स देखें तो उसमें अभी भी बाइंग है। तो मैं तो फिलहाल बाइंग के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अगर यहाँ से इंडेक्स में रिकवरी आई तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखी जा सकती है। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, मुझे कहीं ना कहीं मैं आशीष जी से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से मेजर करेक्शन नहीं आएगा। जो भी आज का हमने देखा है, हम ये ऑलरेडी मान के चल रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट में, उसका आज इफेक्ट देखने को मिला है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो डेफिनेटली आज के दिन में शायद रिकवरी नहीं आए, फॉलो थ्रू सेलिंग आ सकती है सेकेंड हाफ में। बट देन मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाई में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी फॉल है ये हैवी वेट्स में है, वो भी हैवी वेट्स बैंकिंग स्टॉक्स में आ रहे हैं। तो मुझे एचडीएफसी में हो सकता है कि सेकेंड हाफ में शायद थोड़ा सा और सेलिंग आ जाए। बट देन मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेते हैं। 21,500 के पास निफ्टी को सपोर्ट है और 46,000 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। इंडेक्स को हम फिलहाल तो छोड़ देते हैं, रेंज बाउंड रहेगा, ये मेरा मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पर फोकस करें। चलिए एक एक करके सबके ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर अब आना शुरू होंगे और नया ट्रेड क्या लिया जा रहा है उस पर करेंगे बातचीत। ब्रिजेश ने अपोलो हॉस्पिटल के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है। इन्होंने मॉयल से कल प्रॉफिट बांध लिया। नया ट्रेड आपका ब्रिजेश क्या होगा? मैडम, मिधानी मिश्रा धातु करके एक स्टॉक है जो कि अभी 439 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आज ये फॉलिंग मार्केट में काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है अगला 2-3 दिन इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
करेंट प्राइस 439 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। इसका स्टॉप लॉस 430 के आसपास रहेगा और टारगेट 455 देख रहा हूँ मैं इसमें। 455 का टारगेट, 439 स्टॉप लॉस रहेगा। स्नेहा, आपने 2 सेल कॉल्स अभी भी होल्ड किए हैं, एक है सन टीवी, दूसरा है डॉक्टर लाल। आज सुबह में गुजरात गैस से प्रॉफिट बुक किया, एक और जोड़ सकती हैं आप ट्रेड, क्या रहेगा वो? जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी अगेन अ सेल साइड ट्रेड विच विल बी MNL फाइनेंस। अगर आप ये काउंटर देखें तो 285 टू 87 के आसपास हर्डल था, वहां से ये करेक्ट हुआ है काउंटर। मुझे लग रहा है यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे सेल किया जाए। 281 का एक फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए और जो डाउन साइड में जो टारगेट्स रहेंगे वो 267 तक के रहेंगे। ओके, तो 267 तक फिसल सकता है काउंटर, सेल साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस आपने क्या मेंशन किया स्नेहा? 281। ओके, फेयर इनफ। ये वो ट्रेड आ चुका है स्नेहा की तरफ से। आशीष की तरफ से भी दरअसल एक अपडेट आना बाकी है। आशीष का पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ तो सिरमा SGS कल एग्जिट किया, आज सुबह में इंटेलेक्ट डिजाइन में बुक किया मुनाफा। आशीष, क्या जोड़ रहे हैं नया? देखिए, फिलहाल मैं जो स्टॉक जोड़ना चाहूंगा वो है वेल्सपन कॉर्प। यहाँ पर काफी अच्छा बुलिश पैटर्न दिखा है डिस्पाइट ऑफ ब्रॉडर मार्केट करेक्शन। यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे पिकअप होते हुए नजर आ रहा है। तो गुंजाइश है ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है वेल्सपन कॉर्प में पिछले कुछ एक महीने से, उसका एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में 548 का और टारगेट देख सकते हैं 620 का। 620 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आशीष पकड़ रहे हैं तेजी की तरफ और 548 का स्टॉप लॉस लगाया जाए। आशीष, इंतजार करेंगे अगले ट्रेड के लिए दोपहर का? बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी दबाव बना हुआ है, देखना होगा बाजार की चाल यहाँ से क्या होती है, उसके बाद सेकंड हाफ में ही दूसरा कॉल देना चाहूंगा। ब्रिजेश, आपका प्लान क्या है? मुझे एक्चुअली मैंने मुझे वेलकम अच्छा लग रहा है, आशीष जी ने ऑलरेडी दे दिया वो स्टॉक, तो मैं अभी वेट करना चाहूंगा। हाँ, ये हो जाता है, आप लोगों के रेडार पर सिमिलर स्टॉक्स आते हैं, लेकिन इंतजार करेंगे आप दोनों अगले ट्रेड के लिए। चले, तब तक हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। नतीजे आ चुके हैं, कल दोपहर को हम इस पर रिएक्ट भी कर रहे थे। आय 8.5% बढ़ी है, तो मुनाफा करीब 25% बढ़कर आया, लेकिन एसेट क्वालिटी पर हल्का सा दबाव देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर आप गौर करें तो इसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग देखने को मिली। 3.22% का NIM 3.19% पर आया। अब हो क्या रहा है, हमारे साथ बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट और CFO वेंकटरमन वेंकटेश्वरन जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। अगर आप मुझे सबसे पहले एक अंदाज़ा दे सकें, एसेट क्वालिटी की स्थिति, थोड़ी सी क्वालिटी खराब हुई है, ऐसी रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रही थी, एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या ये परसिस्ट करेगा? Yeah, good morning and thank you for having me in the show. Just before I get to answer your question on asset quality, just want to summarize that it was a fantastic quarter for us, a record quarter where for the first time we have touched a 4-digit net profit number, and credit costs were well within guidance, 31 bips. Overall ROA also expanded, 1.39. So in summary, an excellent quarter with all metrics moving in the right direction. Now, your specific question about asset quality, may not be right to look at it just one quarter basis. I think you have to look at it in a slightly longer perspective. Historically, we are slippages, if you see, has been about less than 1% of the average assets for the year. And first 3 quarters, it's close to say around 1,300 crores. 1% for the full year is around 1,800 crores. We are still well within that 1%, one of the very few banks which has a record of having slippages less than 1% for a sustained period of time, and we are on course for that. Specifically in this quarter, we had one account, if you see in the corporate side, which was a lumpy number, about 77 odd crores, which slipped. It's a good customer, well-known promoter. There was a fire in the factory due to which the production was impacted. They took a GECL loan, they're servicing the interest, but beyond a particular point, they had some difficulty. The good part is they have identified an investor, and most likely in this quarter, we should get paid back. So that particular slippage will get corrected.
And so there's no need for any concern on the asset quality, or there's no thematic change or shift in the asset quality. Okay. Perhaps it's just a one-off. On your net interest margins, what is the trajectory that NIMs are likely to take? Firstly, will you be able to sustain them above 3%, or there are chances that you may perhaps see them slipping below 3%? I will probably give an outlook for what we are working towards for Q4. The 3.19 was the NIMs for Q3, and we will be broadly around the same percentage which we're trying to work towards for Q4, maybe plus or minus 1 or 2 bips. Won't be materially different. Having said that, FY25 outlook can change because there are a lot of factors which come into play. For FY25, the interest rate cuts may start happening. The CD ratio directive, which all banks are working towards, that could have some impact. The deposit pricing, if you have seen, has not come down. All banks are still going after customer deposits, and the pricing on deposits is still quite high. So a combination of all these factors, the medium-term outlook may be slightly different, but at this stage for Q4, we are confident of meeting our guidance. Sir, if you could give me some light on what is the book looking like in terms of advances? अगर demand आ रही है अच्छी, तो वो किन segment से आ रही है? कितने SME loans हैं? कितने corporate sector loans हैं? If you saw our growth, not just Q3, but even previous several quarters, the growth has been broad-based. All segments are firing quite well, and advances grew by about 18% this quarter, and our guidance has been 18 to 20%. So we still have the outlook for advances growth is around the same 18%. There is good quality credit, and if there is good quality credit, we don't want to miss out. Yes, it may have some impact on margins, but margins is more a short-term play. It will eventually come back, but we don't want to leave on the table any good business, good credit quality business, and which is within our risk framework. So we are working on that basis, and the 18 to 20% guidance holds good. सर फाइनल वर्ड आपके रिस्क वेटेड एसेट्स में हमने देखा है RWA टू एडवांस रेशियो करीब 21 क्वार्टर हाई पर है. ये आरबीआई ने जो नियम बदले थे, आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ से क्या कुछ और इजाफा देखने को मिलेगा इस रेशियो में? Yeah, you're right. In fact, the change in this quarter on the credit risk, the CRWA is largely driven by the November 16th RBI circular for higher risk weights on unsecured and NBFC. उसके असर देख चुके हैं हम. It will largely be around these levels, and we don't see any major swings happening unless there is a regulatory change again. But given this, it will be around based on the business growth, there will be obviously some increase in credit risk, but not a one-off or a big change like we have seen in this quarter. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. फेडरल बैंक का स्टॉक आज इनफैक्ट बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के साथ दबाव में है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि मार्जिन 3% या फिर जो 3.19% इस क्वार्टर में आए थे और पिछले क्वार्टर में जो 3.22% थे, उसी के आसपास रहेंगे. उससे ज़्यादा कुछ गिरावट की संभावना नहीं है. ये स्टॉक इतना नहीं टूटा है जितने बाकी बैंकों के बुरे हाल हुए हैं. चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप और साथ ही एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन पावर मंत्री के साथ जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने की, उसका भी अंश आपको सुनाएंगे. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं, उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है उसका जायजा ले लेते हैं. एक जगह ब्रिजेश और आशीष ने फिलहाल रखी है खाली. तो आशीष जा रहे हैं एक स्टॉक के साथ, वेल्सपन कॉर्प. तेजी वाला ट्रेड 620 टारगेट 548 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया, और ये स्टॉक है करीब 0.71% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ. अब आप आइए ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर. तो मिश्र धातु निगम यानी कि मेधानी इन्होंने जोड़ा है नया, 455 टारगेट 439 स्टॉप लॉस. अपोलो हॉस्पिटल्स कैरी किया 6200 के टारगेट के लिए और इनका स्टॉप लॉस 5811 है. स्नेहा ने एक ट्रेड जोड़ा है
अच्छा, मिश्र धातु 1% जोड़ रहा है इनके लिए। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा ट्रिम कर रहा है अपने गेन्स को। स्नेहा के पोर्टफोलियो पर आए तो इनके शॉर्ट कॉल्स इनके फेवर में अब तक गए हैं। सन 657 के लिए शॉर्ट होल्ड कर रही हैं। डॉक्टर लाल 2307 के लिए शॉर्ट होल्ड कर रही हैं। M&M भी मंदी का ही ट्रेड है। 267 का टारगेट है, 281 का स्टॉप लॉस, वो नया ट्रेड आया है। तो इस समय आप देखिएगा 2.5% के रिटर्न्स लगभग सन टीवी में, 0.35% के रिटर्न्स डॉक्टर लाल में। M&M फाइनेंस अभी अभी जोड़ा है, देखते हैं कितना योगदान देगा। फिलहाल तो ये कर रहा है ड्रैग। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आप देखिए। आशीष 7.5% के रिटर्न्स पर है, स्नेहा 5.5% के रिटर्न्स पर, और ब्रिजेश एल करीब 2-2.5% तक के रिटर्न्स आपको कमा कर दे रहे हैं। ताज़ा हाल, कोई भी बदलाव होगा तो उसका अपडेट ऑफ कोर्स आएगा 1 बजे मिड कैप मंत्र में। चलिए, इस बीच आज नजरें हैं IEX पर और वैसे पावर कंपनियों पर, क्योंकि पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने ये साफ कह दिया है कि पूरे देश में जल्द ही एक ही दर पर बिजली सप्लाई होगी। मार्केट कपलिंग पर भी जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सुनिए और फिर उसके बाद स्टॉक्स भी आपके रेडार पर आएंगे। जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन बढ़ेंगे, पावर एक्सचेंज की जरूरतें बढ़ेंगी। इसके लिए आपने मार्केट कपलिंग का एक सुझाव दिया था, क्योंकि अभी ज्यादातर शेयर जो है IEX के पास रहता है। तो मार्केट कपलिंग पर 30 सितंबर तक पेपर जारी करके कंसल्टेशन पूरा कर लिया गया। तो फाइनल डिसीजन कब तक होगा? अब हो जाएगा। देखिए, ये एक देश में हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया। अब आप बिजली कहीं भी पैदा करके कहीं भी बेच सकते हैं। ये भी देखिए, 2014 में एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिर्फ 36,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते थे। आज उसको बढ़ा करके 1,16,000 मेगावाट तक कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। तो ये वन मार्केट होना ही है। तो ये आप 2 मार्केट और 2 प्राइस नहीं चल सकता है। तो कोई डेडलाइन देंगे मार्केट कपलिंग? हाँ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आपने खासतौर से तब कहा था जब ये आरोप भी उठा था कि IEX के पास ज्यादा मार्केट शेयर है, तो आपको लगा कि हमको इससे मतलब नहीं किसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, कम मार्केट शेयर। बात यह है कि एक देश में एक प्राइस होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है। सर, अब 427 से आगे क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है? कितने प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है? हम थर्मल में करीब 80,000 मेगावाट और जोड़ने का हमने। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।